वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। लास्ट क्लास में अपने बात कर रहे थे किसी चुंबकीय क्षेत्र में जो कि समरूप होना चाहिए, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी छड़ चुंबक पर आरोपित बल आघूर्ण की। और इसी कड़ी में बच्चों आज अपने बात करेंगे समरूप चुंबकीय क्षेत्र में ही कोई छड़ चुंबक रखा गया होगा, उसको घुमाने में किया गया कार्य कितना होगा। एक्चुअल में जो हमने कल बात की थी कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र में जब आप छड़ चुंबक रख देते हो तो वह घूर्णन गति करने लगता है, और घूर्णन गति के अंतर्गत बच्चों जो भी बल आघूर्ण निकल के आया था टो इज इक्वल एम बी साइन थीटा, ये बल आघूर्ण का फॉर्मूला था। अब यहाँ पे आज अपने क्या करेंगे, उसी छड़ को घुमाने के लिए हमें कितना कार्य करना पड़ेगा उसको हमें फाइंड आउट करना है। तो कार्य कब संपन्न होगा, हम किसी भी वस्तु पे बल आरोपित करते हैं या कार्य करते हैं, अपनी एनर्जी वेस्ट होती है, तो किया गया कार्य तभी संपन्न होता है जब उस वस्तु में या तो विस्थापन हो, या इन क्षेत्रों की बात करें जैसे चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र, तो उसमें क्या होना चाहिए कि अपने जिस दिशा में बल आरोपित करते हैं उसके ओपोजिट एक बल लगना चाहिए, तो कार्य संपन्न होगा। यदि मैं यहाँ बात करूँ समरूप चुंबकीय क्षेत्र में छड़ चुंबक को घुमाने में किए गए कार्य की, तो कार्य के लिए हमें बल लगाना पड़ेगा, लेकिन हम जिस दिशा में बल लगाएंगे उसके ओपोजिट भी यदि एक बल लगता है और उसके बाद अपने उस छड़ को विस्थापित कर पाते हैं, इसका मतलब हमें कार्य करना है। यदि अपने किसी छड़ पे बल लगाते हैं और सामने से कोई बल नहीं लगता, इसका मतलब वो छड़ अब स्वतः ही विस्थापित हो सकती थी, उसको भी अपने साथ में समझेंगे। उस केस में हमें कोई कार्य नहीं करना होता। तो कार्य हमें तभी करना है जब अपने किसी वस्तु पे बल लगाते हैं उसमें विस्थापन हो जाए और सामने से भी बल आरोपित होता रहे, तो हम कार्य करेंगे, तभी अपना कार्य संपन्न माना जाएगा। तो अपने बात कर लेते हैं समरूप चुंबकीय क्षेत्र की। और समरूप चुंबकीय क्षेत्र में हमें रखना किसको है, एक छड़ चुंबक को रखना है। तो अपने पास बच्चों समरूप चुंबकीय क्षेत्र कुछ इस प्रकार से है। ये एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र हो गया, इसको बच्चों मैंने बी वेक्टर नाम दे दिया। जैसा कि कल हमने बात की थी कि बल रेखाएं एन से एस की ओर आती हैं, तो इस साइड में बच्चों आपको कहीं ना कहीं एन ध्रुव नजर आएगा, जिससे बल रेखाएं बाहर निकलेंगी। यहाँ क्या नजर आएगा आपको, एन ध्रुव नजर आएगा। और यहाँ आप एस की कल्पना करोगे क्योंकि बल रेखाएं जो हैं वो एन से एस की ओर गतिशील होती है। अब यहाँ इसके अंदर हमें एक छड़ चुंबक को रखना है, तो छड़ चुंबक को मैं बच्चों यहाँ रख देता हूँ कुछ इस प्रकार से। ये मैंने छड़ चुंबक रख दी, और छड़ चुंबक की लंबाई को आप अपने मन में कल्पना करोगे, इसकी लंबाई है वो स्मॉल एल है। यहाँ इसका एन ध्रुव ले लिया, यहाँ इसका एस ध्रुव ले लिया, ऐसा कुछ हो गया। और ये जो छड़ चुंबक है वो इस चुंबकीय क्षेत्र के साथ प्रारंभ में सपोज दैट थीटा 1 कोण पे विद्यमान है। कितने कोण पे मान लिया, थीटा 1 पे। यदि अपने इस छड़ चुंबक को स्वतंत्र छोड़ दें तो क्या होगा कि ये जो एन ध्रुव हो गया वो एस की ओर आकर्षित होगा, इसके ऊपर एक बल लगेगा इस दिशा में, और बल का मान जैसा कि हमने कल समझा था F बराबर mg होगा। एस के ऊपर इस दिशा में बल लगेगा, यानी कि ये जो छड़ है स्वतंत्र छोड़ने पर ये इस प्रकार से मूव करेगी। इसका मतलब ये मूव करते तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर कोई आकर्षण बल लग रहा होगा, इसके ऊपर कहीं स्वतंत्र छोड़ने पर कोई बल लगेगा जो कि चुंबकीय बल लगेगा mb, और बल आघूर्ण लगेगा एक प्रकार से। तो हमें क्या करना होगा, ये छड़ स्वतंत्र छोड़ने पर ये इस प्रकार से मूव करती है क्लॉकवाइज घड़ी की सुइयों की दिशा में, हमें इसको इसके ओपोजिट मूव करवाना है। तो हमें क्या करना होगा, इसको एंटी क्लॉकवाइज मूव करवाना होगा। क्लॉकवाइज तो स्वतः ही घूम रही है, हमें इसको एंटी क्लॉकवाइज मूव करवाना है ताकि हमें कार्य करना पड़े। तो एंटी क्लॉकवाइज मूव करवाओगे, हमने मान लो कि इसको इस प्रकार से बल लगा करके एंटी क्लॉकवाइज मूव करवा दिया, और ये इसकी अंतिम स्थिति आ गई। यहाँ पे ये पॉइंट एन हो गया बच्चों, ये पॉइंट एस हो गया, और यहाँ अब ये जो एंगल बनता है फाइनल वो थीटा 2 बनता है, किसके साथ, चुंबकीय क्षेत्र के साथ। और हमने इस किनारे से इस किनारे तक इसमें मूवमेंट दे दिया, डिस्प्लेसमेंट दे दिया, तो इसका ये विस्थापन बच्चों हमने मान लिया डी थीटा।
कितना मान लिया, डी थीटा। अब यहाँ पे हमने 3 एंगलों की कल्पना की है। एक तो θ1 जो कि छड़ चुंबक को पहले रखा था, पहले चुंबकीय क्षेत्र के साथ वो कितना कोण बनाती थी, वो θ1 हो गया। θ2 घुमाने के पश्चात कितना फाइनली कोण बना, वो θ2 हो गया। और डी थीटा यहाँ पे क्या होगा, हमने इसको कितने डिग्री घुमा दिया है, कितने डिग्री कोणीय विस्थापन दिया है, वो यहाँ पे डी थीटा है। अब आप यहाँ से क्या करोगे, अब अपने को घुमाने में कार्य करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। क्यों, क्योंकि स्वतंत्र छोड़ने पर तो ये क्लॉकवाइज घूम रही थी, किसको क्लॉकवाइज कहीं ना कहीं कोई बल आरोपित हो रहा था, हमने इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया, तो हमें बल लगाना पड़ा, हमें कार्य करना पड़ेगा। उस कार्य का मान हमें ज्ञात करना है। अब अपने इसको कितना घुमाएंगे, हम इसको कितना भी रोटेट करवा सकते हैं, एक पूरा चक्कर भी रोटेट करवा सकते हो, आधा चक्कर भी रोटेट करवा सकते हो। फिलहाल के लिए हमने इसको डी थीटा रोटेट करवाया है, तो आप डी थीटा के लिए कार्य ज्ञात कर लो, उसके बाद ये पूरे चक्कर का निकल के आ जाएगा। तो डी थीटा कोणीय विस्थापन दिया, तो डी थीटा विस्थापन देने में किया गया कार्य कितना होगा बच्चों, डी डब्ल्यू होगा। तो डी डब्ल्यू से आप बाद में डब्ल्यू ज्ञात कर पाओगे इंटीग्रेशन करने के पश्चात। तो ये डी डब्ल्यू कितना बनेगा, तो क्या कहोगे कि डी थीटा विस्थापन में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, डी डब्ल्यू। कार्य बराबर होता है बच्चों बल इंटू विस्थापन। जरा गौर से सुनना बात को, बल इंटू विस्थापन, विस्थापन क्या है, डी थीटा है। लेकिन ये जो कार्य आ रहा है वो इस छड़ को घूर्णन गति प्रदान करने पर आ रहा है। कौन सी गति, घूर्णन गति। और घूर्णन गति के लिए बच्चों कभी बल की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल आघूर्ण की ज़रूरत पड़ती है। किसकी ज़रूरत पड़ती है, बल आघूर्ण की। और विस्थापन की ज़रूरत नहीं होती, कोणीय विस्थापन की ज़रूरत होती है। यानी कि किया गया कार्य आपको वर्ताकार गति से संबंधित निकालना है, तो सारी राशियां वर्ताकार गति से संबंधित ही होनी चाहिए। तो कार्य बराबर होता है बल आघूर्ण इंटू कोणीय विस्थापन। तो बच्चों यहाँ पे ये टो डी थीटा आ जाता है। तो डी डब्ल्यू बराबर क्या बन जाता है, टो का मान कितना, टो का मान हमने थोड़ी देर पहले देखा था, एम बी साइन थीटा था, जिसको हमने कल डेरिवेट किया था, एम बी साइन थीटा, और ये हो गया डी थीटा। अब हमें डी डब्ल्यू से डब्ल्यू ज्ञात करें तो हमें क्या करना होगा बच्चों, हमें इंटीग्रेशन करना होगा। तो इंटीग्रेशन करोगे तो डी डब्ल्यू से बन जाएगा डब्ल्यू, और एम बी एज ए कॉन्स्टेंट मैंने बाहर ले लिया, और इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, साइन थीटा का हो जाएगा। अब हमने कहाँ से कहाँ तक मूव करवाया, पहले θ1 एंगल था चुंबकीय क्षेत्र के साथ, अंत में θ2 बन गया। तो बच्चों ये θ1 से θ2 बन जाता है। ओके, तो W इज इक्वल, एक्चुअल में क्या होगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन करवा दीजिए। साइन थीटा का इंटीग्रेशन बच्चों कितना होता है, साइन का होता है माइनस का कोस थीटा, माइनस को मैं पहले से ही बाहर ले लेता हूँ, और ये बन जाएगा कोस थीटा, और लिमिट आ जाएगी θ1 से लेके θ2 तक। W इज इक्वल एम बी, θ2 माइनस कोस θ1 बन गया, लिमिट पुट कर दी मैंने, माइनस यहाँ पे था, इसको बच्चों अंदर ले आओ तो ये चेंज हो जाएंगी राशियाँ, θ1 वाला पहले आ जाएगा, θ2 वाला बाद में आ जाएगा। तो ये बनता है एम बी कोस θ1 माइनस कोस θ2, ये निकल के मान आ जाता है। ओके, तो ये बच्चों फाइनली किया गया कार्य यहाँ पे निकल के आ चुका है। अब यहाँ पे स्पेशल केस उत्पन्न होते हैं, विशेष स्थितियाँ बनती हैं, और वो विशेष स्थितियाँ बच्चों अपने आप में इम्पोर्टेंट हैं। वो विशेष स्थितियाँ अपने आप में इम्पोर्टेंट हैं। एक्चुअल में क्या होगा कि हमने छड़ चुंबक को यहाँ रखा है, हमें क्या करना है, ज़रूरी नहीं कि हम छड़ चुंबक को ऐसे ही रखें, छड़ चुंबक ऐसे भी तो हो सकता है, प्रारंभ में वो चुंबकीय क्षेत्र के साथ 0 डिग्री कोण बनाए। छड़ चुंबक बच्चों ऐसे भी हो सकता है, प्रारंभ में वो चुंबकीय क्षेत्र के साथ 90 डिग्री कोण बनाए, और छड़ चुंबक ऐसे भी हो सकता है 180 डिग्री का कोण बनाए। तो यहाँ पे बहुत सारी विशेष स्थितियाँ बनती है। तो अपने बात करेंगे पहली विशेष स्थिति की। हम एवरी टाइम क्या करेंगे, हम 3 स्थितियाँ इस प्रकार से लेंगे बच्चों कि छड़ चुंबक ऐसे रखा हुआ होगा, प्रारंभिक कोण 0 बनेगा, एक बार तो इसको थीटा कोण तक घुमाएंगे, थीटा का मतलब 50 डिग्री 60 डिग्री कितना भी हो सकता है। अगली बार दूसरी कंडीशन में 90 डिग्री तक घुमाएंगे, और तीसरी कंडीशन में 180 डिग्री तक घुमा देंगे। तो पहली कंडीशन क्या होगी, जब θ1 बराबर 0 डिग्री हो तथा
थीटा 2 बराबर थीटा हो। थीटा का मान यहाँ पे 15, 20, 50, 60 कितना भी हो सकता है, नो डाउट। ओके, इस चीज़ को आप ध्यान रखोगे। थीटा 2 कितना ले लिया, थीटा हो। इस कंडीशन में आप क्या करोगे, थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू पुट कर दोगे तो क्या बन जाएगा, किया गया कार्य बच्चों W निकल के आ जाएगा MB। थीटा 1 के स्थान पे 0 कर दो और थीटा 2 के स्थान पे क्या कर दोगे, थीटा कर दोगे। तो ये बन जाता है MB कोस थीटा 1 यानी कि 0 डिग्री और कोस थीटा 2 यानी कि थीटा, और W इज इक्वल MB कोस 0 का मान बच्चों 1 होता है, कोस थीटा हो जाएगा। ये जो समीकरण अपने निकल के आया इसको आप अच्छे से याद रखोगे। ये अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको अपने आगे की डेरिवेशन में और आगे के जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे उसमें अपने इसको यूज में लेने वाले हैं। ओके, तो W बराबर बन जाएगा बच्चों MB 1 माइनस में कोस थीटा। अब इसको आप यूज कैसे करोगे, आगे जब भी अपने यूँ देखेंगे कि अपने पास एक छड़ चुंबक होगा, उसको घुमाने में किया गया कार्य है, लेकिन छड़ चुंबक किस प्रकार से रखा हुआ मिलेगा, छड़ चुंबक मिलेगा हमें चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखा हुआ, और समांतर होने का मतलब ये होगा कि थीटा 1 का मान 0 डिग्री होना चाहिए और थीटा 2 का मान कितना होना चाहिए, थीटा कितना भी हो सकता है, जहाँ पे 40, 50, 50 जितना भी 90, 180 जो भी बनता है। तो यहाँ पे समांतर यदि छड़ चुंबक रखा हुआ है चुंबकीय क्षेत्र के, अब इसको थीटा तक घुमाना है तो किया गया कार्य, तो आप इस फॉर्मूले को सीधा यूज में ले लोगे। अगली यदि मैं बात करूँ विशेष कंडीशन की, जब थीटा 1 का मान बच्चों 0 ही रखना है तथा थीटा 2 बराबर कितना हो जाए, इसको हमें पहुंचाना है। पहले तो हमने क्या किया, 0 डिग्री से थीटा कोण तक पहुंचा दिया, थीटा का मान कितना भी हो गया। अगली बार क्या करेंगे, 0 से बच्चों इसको 90 डिग्री तक पहुंचाएंगे। कहाँ तक पहुंचाएंगे, 90 डिग्री तक, तो 90 डिग्री हो। उस केस में आप क्या करोगे, W इज इक्वल क्या बन जाएगा, MB कोस थीटा 1 का मान बच्चों 0 डिग्री हो गया माइनस थीटा 2 का मान 90 डिग्री हो गया। W इज इक्वल MB 1 माइनस 0 यानी कि 1 बच गया। कुल मिलाकर के W का मान कितना निकल के आ गया, M इंटू B निकल के आ गया। ठीक है, तीसरी कंडीशन की बच्चों बात करें तो तीसरी कंडीशन में हमें क्या देखने को मिलेगा कि जब थीटा 1 बराबर 0 डिग्री हो तथा थीटा 2 बराबर 180 डिग्री हो तो क्या होगा, W इज इक्वल MB कोस थीटा 1 का मान 0 डिग्री माइनस कोस थीटा 180 डिग्री। अब आप यहाँ से क्या करोगे, W इज इक्वल बच्चों बन जाएगा MB कोस 0 का मान 1 और कोस 180 का मान बच्चों -1 हो गया, -1 ये 2 बन जाएगा और कुल मिलाकर के मान कितना आ जाएगा, 2MB आ जाएगा। ये समीकरण नंबर आ चुकी है 4। तो यहाँ पे ये तीसरी विशेष स्थिति भी हमें प्राप्त हो चुकी है। 3 कंडीशन है, इसमें से ये पहली कंडीशन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि समीकरण नंबर 2 के अंतर्गत आने वाली है। तो बच्चों ये जो कंप्लीट काम हो गया वो अपने छड़ चुंबक को घुमाने में किया गया कार्य के तुल्य आ गया। ये सेम वही टॉपिक है जो लेसन नंबर 1 में आप लोगों ने पढ़ा था कि विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य। और यदि वो टॉपिक आपको अच्छे से याद है तो इसमें कोई समस्या नहीं आई है, और यदि वो आपको याद नहीं है तो आप इसको अच्छे से समझ रहे हो तो भाई वो भी आपको साथ साथ में रिवाइज हो गया होगा। सेम कोई चेंज नहीं है, सिर्फ इतना सा चेंज है कि ये जो आप कैपिटल M यूज करते हो वहाँ पे आता है बच्चों, ये क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण है। वहाँ पे द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो कैपिटल P होता है, और B के स्थान, यहाँ पे B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, तो वहाँ पे क्या आता है, E आता है, विद्युत क्षेत्र। सिर्फ 2 ही चेंज है, M के स्थान पे P आता है और B के स्थान पे E आता है। सिर्फ इतना ही चेंज है, बाकी पूरी की पूरी स्टेप सेम होंगी, कहीं एक शब्द का भी हेर फेर नहीं होगा। जो ये स्टेप आप फॉलो कर रहे हो सेम वैसा का वैसा काम ही उसके अंदर होने वाला है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखोगे। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि अपने यहाँ पे जो भी 8वां लेसन है सेम आपको पहले लेसन के तुल्य मिलने वाला है। तो यदि आपको पहला लेसन याद है तो ये आपको अच्छे से याद हो गया होगा, और यदि आपको पहला लेसन याद नहीं है, ये अच्छे से पढ़ रहे हो तो भाई पहला लेसन भी रिवाइज हो जाता है। सो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, कल लौटेंगे अपने एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।